डियर स्टूडेंट्स, हमारी कहानी स्टार्ट है शरणागत, जो वृंदावन लाल वर्मा की लिखित एक सामाजिक कहानी। इस कहानी में हमने अभी तक चर्चा की कैसे रज्जब नाम का एक कसाई अपना व्यवसाय करके वापस लौटता है और राह में उसे रुकने की जरूरत पड़ती। मड़पुरा नामक गांव में वह रुकने के लिए आश्रय ढूंढता है। जब कोई उसे आश्रय देने को तैयार नहीं होता तो उस गांव का एक गरीब ठाकुर, जिसे लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और राजा साहब कहकर बुलाते हैं, वह बुंदेला ठाकुर उसे शरण देने के लिए तैयार हो जाता है। जब बुंदेला ठाकुर उसे शरण दे देता है रात भर के लिए, तब वे दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। क्योंकि उसकी पत्नी को तीव्र ज्वर है, इसलिए उसे आश्रय की अत्यधिक आवश्यकता थी। आश्रय मिल जाकर प्रसन्न होकर वह सो जाता है और सोने से पहले ही ठाकुर से यह वादा करता है, उनसे यह कहता है कि भोर होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद जब वे दोनों पति पत्नी सो जाते हैं, राजा साहब को कुछ लोग बुलाते हैं और अपनी एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत यह निश्चित किया जाता है कि गांव में एक अजनबी कसाई आया है, कल हम उसके साथ लूटपाट करेंगे। लूटपाट का हिस्सा संभवतः ठाकुर को भी दिया जाता है, इसीलिए वो लोग उनसे निर्णय करने के लिए आते हैं। ठाकुर साहब प्रतिरोध करते हैं और कहते हैं कि किसी कसाई का लूटा हुआ पैसा मैं न लूंगा, यह एक बुरा कर्म है। तब वे सभी आगंतुक जो होते हैं, उनमें से एक उन्हें समझाता है कि पैसा कसाई का थोड़े ही। वे किस तरह अपनी बात रखते हैं और कैसे ठाकुर को इस कर्म के लिए राजी करते हैं, आइए देखते हैं। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई का नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई, ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। अब चूंकि ठाकुर किसी को शरण दे चुका था अपने बरामदे में, अपने पौर में, इसलिए उसने ज्यादा बहस न करते हुए उनको बाहर ही बाहर से टाल दिया, यानी उन्हें बाहर ही बाहर से भेज दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी थी, ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी चल नहीं सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। जब कसाई को शरण मिली थी, तब उसने कहा था कि रात भर के बाद भोर में ही वह चला जाएगा, परंतु भोर में उठकर उसने देखा कि उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। उसका बुखार जरूर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एक कदम भी चल सकने लायक ताकत उसमें बची नहीं। इसलिए उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह भोर में नहीं जा सका। और जब ठाकुर ने सवेरा होने के बाद, दिन चढ़ने के बाद भी उन्हें अपने घर में देखा, तो वह थोड़ा कुपित हो गया। कुपित होना यानी क्रोधित होना, वह थोड़ा क्रोधित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नी एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। यहाँ फिर उन परिस्थितियों का जिक्र है जहां उस समय लोग जात के आधार पर भेदभाव करते थे। ठाकुर ने उसे शरण तो दे दी थी, यह सोचकर कि रात भर रहेगा और चला जाएगा, लेकिन जब सुबह दिन निकलने तक वह नहीं जा सका, तब उन्होंने कुपित होकर उससे कहा कि यहाँ से तो अभी चले जाओ, क्योंकि कहीं न कहीं दबंग होने के बाद भी उनके मन में अव्यक्त लोकमत का मतलब है कि सामने से भले ही कोई व्यक्त ना कहे, लेकिन लोग किसी के व्यक्तिगत विषय पर भी चर्चा जरूर करते हैं और अपना मत अभिव्यक्त करते हैं। उसी को कहा जाता है अव्यक्त लोकमत। लोगों का मत जो सामने व्यक्त नहीं होता, लेकिन पीठ पीछे लोग कहते हैं, उनसे कोई मतलब ना हो किसी की व्यक्तिगत बहस से। यह आज भी, यह उस जमाने की बात नहीं है, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने
विषयों पर अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण न रखते हुए दूसरों के कार्यों की परिचर्चा बड़े प्रेम से करते हैं। दूसरों के कार्यों में कमी निकालना, कौन कैसा है इस पर परिचर्चा करना लोगों की एक सामान्य सी आदत होती है। उनकी इस आदत को उस ठाकुर को भी उसका अंदाजा था कि लोग भले ही डर के मारे मेरे सामने कुछ न कहें, लेकिन कहीं न कहीं मेरे पीठ पीछे जरूर यह बात अफवाह की तरह फैलेगी कि मैंने एक ठाकुर होकर एक कसाई को अपने घर में रखा और उसके साथ संबंध रखा। लोग इस प्रकार जातिवाद की व्यवस्था में एक दूसरे को मनुष्य होने के बावजूद भी इतना आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर भी मदद करने से हिचकते थे। यह हम कहानी के पहले भाग में देख चुके हैं कि यही कारण है। इसी लोकमत के कारण चूंकि वही लोग एक दूसरे के लिए ऐसा मत बनाते हैं, इसलिए किसी ने भी उस कसाई की मदद नहीं की थी। ठाकुर ने हिम्मत करके मदद की, लेकिन वह भी दिन चढ़ने के बाद उस अव्यक्त लोकमत को झुठला न सका। कहीं न कहीं उसके मन में भी उसका डर बैठा रहा कि लोग मुझे इसके लिए बुरा समझेंगे और ये सोचेंगे कि इस ठाकुर ने कसाई के साथ संबंध जोड़ा, दिन रात उसके साथ रहा और उसे अपने परिवार की भांति स्थान दिया और अतिथि की भांति सम्मान किया। इसलिए वह उन्हें अपने घर से जाने को कह देता है। रज्जब बड़ी मुसीबत में था। वह उनका घर छोड़कर पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और मन ही मन हिंदुओं को गाली देता है, क्योंकि वह पेशे से कसाई है, मुसलमान है और हिंदू लोग उसे अपने घर में शरण देने से इनकार करते हैं। इसलिए वह मानव धर्म के आधार पर उन्हें कोसता है, जो धर्म उन्हें दूसरी जातियों को अपने घर में शरण देने से मना करता है। और इस प्रकार मन ही मन सामने न कुछ करके वह उन्हें कोसता है। यह सिद्ध करता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था में हिंदू और मुसलमान जातियों के बीच सामाजिक रूप से, सामाजिक खान पान और व्यवहार के रूप से थोड़ी सी भिन्नता थी, लोगों में भेदभाव। आगे घटना का क्या मोड़ लेती है देखते हैं। उसे आशा थी कि आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा न हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े में थर-थर कांप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद न हो जाए। अब स्थिति यह थी कि उसने अपने पत्नी की शारीरिक स्थिति को देखते हुए एक गाड़ी तय की। उसने गाड़ी तो तय कर ली, लेकिन उसकी पत्नी ठंड से थर-थर कांप रही थी। अब उसने निश्चय किया कि कम से कम कुछ क्षण तक ठहर जाए, जब तक उसकी कपकपी ठीक न हो जाए। एक तो गाड़ी वाला भी बहुत मुश्किल से मिला था और बहुत ज्यादा पैसे देने पर वह ललितपुर जाने के लिए राजी हुआ था। उस पर उसकी पत्नी की हालत ऐसी न थी कि तुरंत ही यात्रा की जा सके। अगर वह स्वस्थ होती तो संभवतः वह पैदल यात्रा करके अपने गांव जा सकते थे, परंतु उसके अस्वस्थ होने की वजह से उसने मुश्किल से ज्यादा रुपए देकर एक गाड़ीवान को तय किया और आगे जाने का निश्चय किया। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान को जल्दी से चलने को कहा। जब उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, तब उसने गाड़ीवान को गाड़ी आगे ले चलने के लिए कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यही लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। उसने बड़ी विनम्रता के स्वर में पहले उससे बात की और फिर थोड़ा दांत पीसकर उससे कहा कि एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। जब किसी पर कोई मुसीबत आती है तो इंसान ही एक दूसरे की मदद करते हैं, ना कि जानवर। तुम्हारे भी तो बाल बच्चे होंगे, तो जरा तुम उन पर दया करो। क्योंकि
उस गाड़ीवान ने कहा था कि तुम अपने रुपए वापस ले लो, मैं न जा सकूंगा। उसको टस से मस ना होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव में कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी की बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया कि गाड़ीवान का वह एक हट, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और दे देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। रज्जब अपनी बीमार पत्नी को देखकर, जो बेहोश की हालत में वहां पड़ी हुई थी, उस पर बेहोशी सी छाई थी। वह सोचता है उन घटनाओं के बारे में जिसके कारण आज वह इन परिस्थितियों में पड़ा था। कैसे उसे कहीं शरण न मिली, कैसे गाड़ीवान बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, और मुसीबत का मारा देखकर उसने मुझसे जबरन इतने पैसे लिए, जिसके कारण मेरा जो आमदनी था, जो मुनाफा था, उसमें से काफी रुपए खर्च हुए। उसने टटोला, उसकी गांठ में अभी भी कुछ रुपए थे, और उन सारी बातों को याद किया कि कैसे मेरे विनम्रतापूर्ण अनुनय विनय करने के बाद भी गाड़ीवान मुझ पर तरस नहीं खाया और मुझसे व्यर्थ नहीं कुछ और पैसे ज्यादा लिए। पाँच 6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव में कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह हट, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। उसे सारी परिस्थितियों को सोचते हुए उस गाड़ीवान पर बहुत क्रोध आया, जिसने उसकी मुसीबत का फायदा उठाया था, उसकी व्यवस्था का लाभ उठाया था। लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह उस पर क्रोध प्रकट कर सके। आगे संध्या के कारण मार्ग में देरी हो चुकी थी, और उसके साथ एक अनजान घटना प्रतीक्षा रखती। वह घटना क्या थी और आगे रज्जब के साथ क्या होता है, यह कहानी के अगले भाग में देखेंगे।